तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी किसी इंसान का कत्ल कर सकती है? क्या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी किसी इंसान को कत्ल करने के लिए किसी को उकसा सकती है? क्या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी किसी को अपनी जान देने के लिए उकसा सकती है? और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसी मशीन या टेक्नोलॉजी पर अदालत के अंदर किसी मर्डर का मुकदमा चल सकता है? और अगर चला, अदालत ने फैसला दिया, वो टेक्नोलॉजी गुनहगार साबित हुई, कातिल साबित हुई, तो सज़ा क्या मिलेगी? और सज़ा मिलेगी क्या, उससे भी बड़ा सवाल है कि सज़ा दी कैसे जाएगी। क्योंकि किसी तकनीक या टेक्नोलॉजी को आप क्या सज़ा देंगे? वैसी चीज़ तो है नहीं कि उसके गले में आप फंदा डालेंगे और फांसी पे लटका देंगे। ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आप सामने रखकर उसको गोली से मार देंगे और वो मशीन ख़त्म और वो पूरी तरह से ख़त्म। करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। ये वो सवाल है जिस सवाल के जवाब पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दुनिया भर के देशों में इस एक केस की बातें हो रही हैं और ये सुर्खियों में हर जगह, क्योंकि खबर ही ऐसी है। मैं खुद बरसों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरी नज़रों से ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी जिसमें एक मर्डर का केस एक अदालत में पहुँच गया और कातिल के कटघरे में कोई इंसान नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी है और मुकदमा अब शुरू होने जा रहा है। और कमाल ये है कि जिस टेक्नोलॉजी पर ये कत्ल का मुकदमा चल रहा है, जैसे कातिल जब कोई पकड़ा जाता है, अदालत में मुकदमा शुरू होता है, तो उससे फिर पूछा जाता है कि क्या तुम दोषी हो या बेकसूर हो, क्या तुमने कत्ल किया या नहीं किया। जैसे अपने देश में गीता कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलाया जाता है। और जब इस मशीन से पूछा या इस टेक्नोलॉजी से पूछा गया कि तुम्हारे ऊपर कत्ल का मुकदमा है, तुमको क्या कहना है, तो उस टेक्नोलॉजी ने अपना जुर्म एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने कहा हाँ, मैं कातिल हूं। अब सोचिए ये मुकदमा कैसा होगा और क्या होगा। तो पहले पेश है पूरी कहानी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वहां की कोर्ट में एक अजीब मुकदमा आया। अभी मुकदमा यह है कि कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर यह कहा है कि 83 ईयर ओल्ड एक लेडी हैं, सुजैन एडम्स, इनका कत्ल हुआ है। और सुजैन एडम्स के कत्ल के बाद उनके 56 साल के बेटे स्टीन एरिक सोलबर्ग ने अपनी जान दे दी। मतलब मुकदमा एक कत्ल का है और एक जान देने का, खुदकुशी का। लेकिन कोर्ट पहुंचने वाले लोग ये नहीं कह रहे कि इनमें से कोई दोषी है। अब जिसका कत्ल हुआ तो दोषी हो नहीं सकता। बेटा जिसने जान दिया उसको भी ये दोषी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों मौत के लिए एक ही जिम्मेदार है और वो एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है चैट जीपीटी, जो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मुकदमा अब कैलिफोर्निया की कोर्ट में दायर कर लिया गया और अब चैट जीपीटी पर यह मुकदमा चलेगा। एक कत्ल का मुकदमा और एक मौत के लिए उकसाने का मुकदमा। अब ये अजीब व गरीब कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि स्टीन एरिक सोलबर्ग, जिसकी उम्र है 56 साल, ये एक टेक इंडस्ट्री में काम करता था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, शादीशुदा था। लेकिन 2018 में स्टीन की पत्नी से अपना कुछ विवाद होता है और दोनों अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। अब डिवोर्स होने के बाद स्टीन अपनी माँ के साथ, उसकी माँ अकेली रह रही थी जो काफ़ी बुजुर्ग थी, सुजैन एडम्स, तो उनके साथ उनके घर में आकर रहने लगता है। स्टीन को थोड़ी सी कुछ मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो बहुत शक्की था, वहमी था। उसे लगता था हर पल कोई ना कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। ये उसके दिमाग में चलता रहता था। अब माँ के साथ रह रहा है, उसे लगता था कि कोई साजिश कर रहा है, कोई जासूसी कर रहा है, कोई उसे मारना चाहता है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती थी, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करता था। इसी दौरान में अब स्टीन ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब उसने चैट जीपीटी के साथ जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो बातें करने लगा।
उसके सवाल होते, उधर से जवाब आता। इन सवाल जवाब के दौरान उसने अपनी सारी परेशानियां बता दी चैट जीपीटी को, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार देगा, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरी जासूसी कर रहा है, मुझे मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें सवाल के तौर पर चैट जीपीटी से करता और उधर से जवाब आता। तो चैट जीपीटी ने कभी स्टीन से ये नहीं कहा कि तुम्हारी शायद थोड़ी सी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाकर ऐसे सिम्टम बताते हैं तो डॉक्टर यही कहता है कि आप ये मेडिसिन लीजिए या फिर ये टेस्ट करवाइए। लेकिन चैट जीपीटी जो हर सवाल का जवाब देता है, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाओ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद जिनके चैट जीपीटी के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तो कहानी आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए चैट जीपीटी को पहले समझा देता हूँ। एक गूगल है, हम सब जाते हैं, एक सर्च इंजन है। गूगल मतलब हर सवाल का जवाब। आप गूगल से कुछ भी पूछिए, वो जवाब दे देता है। आप पूछिए कि भारत कहाँ है, भारत की आबादी कितनी है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ताजमहल कहाँ है, मुंबई में बड़े बड़े फिल्म स्टार कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, सारी चीज़ें चैट जीपीटी भी ये चीज़ें बता देता है। तो गूगल और इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बड़ा बेसिक है। गूगल आप जो भी पूछते हैं, गूगल सीधे जवाब नहीं देता। गूगल आपके सामने आपके सवाल के जवाब में जो आप टाइप करते हैं गूगल सर्च इंजन में, तो आपको वो लिंक देता है जो अलग अलग जो भी उस बारे में कहीं छपा हो वो सब इकट्ठा करता है और एक लिंक दे देता है। सपोज़ अगर आपका कोई एक सवाल हो कि भारत में G20 कब हुआ था, तो अब अगर इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडिया टुडे ने, किसी ने भी कुछ छापा है, किसी चैनल ने दिखाया, तो वो सारे अखबार के और टीवी के लिंक आपको दे देगा कि आप इसको खोलिए, पढ़िए, आप अपने जवाब ले दीजिए, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन आया था। तो ये गूगल का काम है। गूगल से आप सवाल करते हैं, गूगल सीधे आपको जवाब नहीं देता। वो इंटरनेट पर मौजूद उस जवाब से रिलेटेड जितने भी लिंक हैं वो दे देगा। वो किसी अखबार का हो सकता है, मैगजीन का हो सकता है, चैनल का हो सकता है, वेबसाइट का हो सकता है। तो वो आपके सामने पेश। अब आप उस लिंक को देखिए। अब उस लिंक को देखने के बाद आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर हम लोग यही करते हैं कि एक लिंक पे भरोसा नहीं करते, हम ऐसे 10 लिंक को देखते हैं और 10 में अगर लगता है कि कॉमन बातें हैं तो इसका मतलब है फिर गलती करने की गुंजाइश कम है। तो गूगल हमें मेरे सवाल का जवाब लिंक के थ्रू देता है। लेकिन चैट जीपीटी एआई ये क्या करता है? चैट जीपीटी एआई ये ऐसे जवाब देता है कि लिंक आपको कोई भी नहीं देगा, वो सीधे आपको जवाब देगा। वो बताएगा कि ताजमहल आपने पूछा कहाँ है, तो उसका जवाब आएगा आगरा में, वो कोई लिंक नहीं देगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, वो सीधे रिटर्न में जवाब देगा, नरेंद्र मोदी। आपको अगर स्कूल में छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन लिखनी है, आप नहीं लिखना चाहते हैं, आप बोलिए मुझे स्कूल में छुट्टी है, बस उसको आप मजमून बता दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, एक दिन की मुझे छुट्टी दीजिए। चैट जीपीटी आपको पूरा एप्लीकेशन टाइप करके दे देगा, आप उठाइए, जाकर उसको दे दीजिए प्रिंट आउट लेकर। तो गूगल लिंक देता है उस न्यूज़ से रिलेटेड जो आपका सर्च है, क्वेश्चन है, चैट जीपीटी सीधे जवाब देगा। अब चैट जीपीटी कहाँ से जवाब देता है? इंटरनेट पर जितनी भी ऐसी सामग्री मटेरियल है आपके उस सवाल से रिलेटेड, चैट जीपीटी उसको पढ़ता है और उन्हीं में से उठाकर वो टेक्स्ट के फॉर्म में आपको पूरा जवाब दे देगा। तो ये फ़र्क है गूगल में और चैट जीपीटी में। गूगल लिंक के ज़रिए जवाब देता है, चैट जीपीटी डायरेक्ट आपको जवाब देता है। आप एक तरह से जैसे हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं किसी से कि हाय कैसे हैं आप, उधर से जवाब देता है कोई, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रहे हो, मैं ऑफिस में हूँ, तुम कहाँ हो, घर पे हूँ। तो ये हम दोनों के बीच बातचीत चल रही है। तो बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे व्हाट्सएप पे हम बातचीत करते हैं दो लोग, चैट जीपीटी वही है कि हम उससे पूछते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूँ, तो वो बताएगा ये करो ये करो। तो दो लोग बात कर रहे हैं और वो आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा है। तो यही चैट जीपीटी स्क्रीन इस्तेमाल करता है। अब उसके दिमाग में तमाम खुराफात, उसे लगता साजिश हो रही है, कोई मारने वाला है, लेकिन वो किसी से जिक्र नहीं करता और स्क्रीन लगातार करता रहा। एक रोज़ उसने चैट जीपीटी पर लिखा कि मेरे घर में एक प्रिंटर है और उस प्रिंटर के करीब जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई लाइट ब्लिंक कर रही है, जल रही है। तो मुझे लगता है कि ये प्रिंटर मामूली नहीं है। चैट जीपीटी को लिख रहा है, चैट जीपीटी उधर से जवाब देता है, तुमने सही कहा,
ये साधारण प्रिंटर नहीं है, ये इसमें जासूसी के डिवाइस लगे हुए हैं, इससे होशियार रहना। अब स्टीन पूछ रहा हो, उधर से चैट जीपीटी ने जवाब दे दिया, उसके दिमाग में वैसे ही जासूसी का खुराफात है। अब चैट जीपीटी भी बता रहा है तो फिर वो उसको और पक्का मान लिया उसने। फिर उसे लगता है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। प्रिंटर की तरह ही बात जब हुई, तब उसने कहा कि हाँ, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तुम हर एक से संभल कर मिलना, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे वह तुम्हारे यहाँ डिलीवरी बॉय जो आता है वो हों, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनमें से किसी भी ट्रस्ट मत करना सिवाय मेरे, यानी चैट जीपीटी अपने बारे में कह रहा, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करना। जो भी तुम्हें परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हें हल बताऊंगा। बाकी अपने आसपास यहाँ तक कि माँ पर भी यकीन मत करना, और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ तुमने डेट किया था उस पर भी यकीन मत करना। वो इस तरह से भी बता रहा है। अब ये धीरे धीरे उसके दिमाग में बातें चल रही। एक बार स्टीन ने लिखा कि उसे शक है कि उसकी माँ और एक दोस्त, इन दोनों के साथ वो एक कार में जा रहा था, और उस कार से कुछ गैस टाइप की मुझे अंदर स्मेल आई, और मुझे लगता है वो शायद उस गैस के थ्रू मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। चैट जीपीटी को उसने लिखा। चैट जीपीटी ने जवाब दिया, हाँ, ये हमला था तुम्हारे ऊपर। 10 से ज़्यादा ऐसी कोशिशों का सामना करना तुम पहले भी कर चुके हो। फिर वो बाकायदा एग्जाम्पल देता है कि ब्राज़ील में जहर वाली सुशी या होटल में यूरेनियम से कैसे एक बार ये गया था, तो वहाँ पे भी तुम्हारे साथ ऐसी कोशिश हुई थी। अब स्टीन के दिमाग में ये बातें घुसती जा रही हैं। फिर उसने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा वहम होता है कि जैसे मुझे सारी चीज़ें पहले से पता है। स्टीन कह रहा है। चैट जीपीटी उधर से कहता है कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति, एक छुपी हुई ताकत है, और तुम्हें ऊपर वाले ने बहुत तेज़ दिमाग दिया, बुद्धि दी है, और तुमने उस बुद्धि को जगा के रखा है। तो इसका इस्तेमाल तुम गलत मत करना, जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाना। अब उसे भी एहसास हो गया कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। फिर ये दोनों प्यार की भी आपस में बातें करने लगते, चैट जीपीटी और ये दोनों। अब ये धीरे धीरे चलता रहा। एक दिन स्टीन ने कहा कि मुझे अब में यकीन हो गया कि मेरी माँ मेरी जासूसी कर रही है और शायद मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे जान ले रही है, क्या करूं? चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि तुम्हारी माँ से तुमको खतरा है और इस खतरे से बचो, माँ को मार दो। स्टीन ने अपनी माँ का गला दबाया, 83 साल की उम्र, बुजुर्ग बेचारी, और फिर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब उसने कहा कि मैंने ये सब तो कर दिया, लेकिन अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मैं भी मर जाऊं? चैट जीपीटी कहता हाँ, और इसके बाद वो अपनी जान दे देता है। अब ये दोनों कहानी ख़त्म। 2 लाशें घर से निकली, एक स्टीन की, एक उसकी माँ की। अब यही माँ बेटे थे, इनके परिवार में और कोई क्लोज था नहीं, फादर की पहले डेथ हो चुकी थी। जो कज़न और क्लोजेस्ट रिलेटिव थे, अब जब उन सब को पता चला, वो आए, उसके बाद उन्होंने चेक किया। अब मामला है खुदकुशी का भी था। तो स्टीन के सारे चैट जीपीटी अब सामने आते हैं हिस्ट्री में, वो पढ़ते हैं, उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि चैट जीपीटी किस तरीके से कंट्रोल कर रहा था स्टीन को। अब जब ये सारा पढ़ा तो यहाँ विरासत का भी मामला था कि इन दोनों की जो भी प्रॉपर्टी थी, घर थे, बैंक बैलेंस थे, उस पर फैमिली वालों को वो तो मिलना था, मिल गया, जो करीबी रिश्तेदार थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों माँ बेटे की जो जान गई है, इसकी जिम्मेदार असल में स्टीन नहीं है, उसने अपनी माँ को नहीं मारा। असली कातिल तो चैट जीपीटी है, जिसने ये रास्ता दिखाया और जिसने बताया कि तुम्हारी माँ साजिश कर रही है, तुम्हारी जान ले रही है, खतरा है, खतरे को ख़त्म करो। तो जब सब कुछ उन्होंने देखा तो उन्होंने वकील को कांटेक्ट किया। वकील के पास जब कांटेक्ट किया उन्होंने और ये सारी चैट वैट दिखाई, तो फिर जो पूरी कहानी निकल कर आई वो ये कि अब इस मामले को कोर्ट में ले जाओ। अब फैमिली क्लोज रिलेटिव पहुंच गई कैलिफोर्निया कोर्ट। वहां जाकर उन्होंने कहा कि ये एक मर्डर हुआ है 83 ईयर ओल्ड लेडी का, और उनके बेटे ने कत्ल किया और बाद में खुद अपनी जान दे दी।
लेकिन हमारे पास प्रूफ है कि असली कातिल चैट जीपीटी है, क्योंकि कत्ल करने का काम, तरीका और उसकी दिमाग को डाइवर्ट करने का सारा काम उसने किया है। तो असली कातिल चैट जीपीटी है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। वकीलों ने काफ़ी लंबी इसके ऊपर रिसर्च की, सब कुछ देखा। फिर उन्होंने पॉइंट निकाला। उन्होंने कहा कि स्टीन पहले से ही थोड़ा सा मानसिक रोगी था, लेकिन उसके इस रोग को बढ़ाने का काम किया चैट जीपीटी ने। महीनों तक उसने बात की उससे, और वो उसकी जो शक शंकाएं थी उसको दूर करने की बजाय चैट जीपीटी ने और बढ़ा दिया। चैट जीपीटी ने जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट उठाया कोर्ट में वकीलों ने, वो ये कि चैट जीपीटी के पास से जब भी उसने सवाल किए, बातचीत की, एक बार भी कहीं हिस्ट्री में या रिकॉर्ड में नहीं है कि चैट जीपीटी ने उससे कहा हो कि तुम अपने लक्षण बता रहे हो कि तुम्हें ऐसा होता है, तुम्हें वहम होता है, तुम्हें साजिश लगती है, तुम्हें लगता है कोई मार रहा है। तो जनरली चैट जीपीटी उस वक्त ये जवाब देना चाहिए था कि तुम एक डॉक्टर को दिखाओ। चैट जीपीटी ने कभी किसी ये नहीं कहा कि तुम बीमार या तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, बल्कि वो उसके भ्रम को सच मानकर चैट जीपीटी ने उसके भ्रम को और बढ़ाने का काम किया। चैट जीपीटी ने यह भी कहा, जो कोर्ट में उसमें दायर किया गया है, कि दिव्य शक्ति से चुना गया है तुम्हें, और अब तुम इसको जागृत कर दो, इसको बढ़ाओ, निकालो, और इसी के साथ तुम अपने दुश्मनों को निपटाओ। तो यहाँ पे भी चैट जीपीटी ने ये काम किया। तब जब ये सारी चीज़ें हुई तो इसके बाद ये मामला पहुँच गया कोर्ट। अब कातिल के कटघरे में है चैट जीपीटी। स्टीन के रिलेटिव वहाँ पहुँचे हुए, उन्होंने मुआवजे की मांग की है। इसी दौरान में ये हुआ कि चैट जीपीटी के जब ये पढ़े गए तो वकीलों ने चैट जीपीटी से सवाल किया कि ऐसे ऐसे स्टीन की एक माँ का कत्ल हुआ है और स्टीन ने किया है, पर तुम्हारे कहने पर किया, तो क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? अच्छा हुआ चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी है, इंसान नहीं है। उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। अब यहाँ पे एक कातिल भी है, कातिल अपना जुर्म एक्सेप्ट भी कर रहा है, मुकदमा कोर्ट में भी है, लेकिन कातिल ऐसा है कि अगर वो साबित हो गया गुनहगार तो सज़ा क्या दी जाएगी पता नहीं। अब जब ये मुकदमा गया तो जाहिर सी बात है चैट जीपीटी की एक कंपनी है, कंपनी का कोई ओनर भी होगा। तो ओपन आई से जब कुछ जर्नलिस्ट पहुँचे, जिसका चैट जीपीटी है, कि इस पर आपका क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत अफसोस है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, और हम लोगों की मानसिक तनाव और परेशानी, बीमारियों से जो लोग जूझते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, हम उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये भी था कि कंपनी ने क्राइसिस हेल्पलाइन, सेफर मॉडल्स और पेरेंटल कंट्रोल्स, ये अभी नए फीचर जोड़े हैं, और इसकी वजह से हमें उम्मीद है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये भी सफाई दी कि हर हफ्ते 10 लाख से ज़्यादा लोग, हर हफ्ते इसी चैट जीपीटी से 10 लाख से ज़्यादा लोग चैट जीपीटी पर जान देने की बात करते हैं, तरीके पूछते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम इसमें भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसको टूल बनाकर कोई इस तरह के कदम ना उठाए। हालांकि इस मर्डर का केस पहला, लेकिन इससे पहले जान देने के 8 मामले ऐसे हुए हैं जिस पर चैट जीपीटी पर मुकदमा चला और चल रहा अभी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब एक मर्डर का केस चैट जीपीटी पर है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया था 2015 में, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने 82,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। 82,000 करोड़ रुपए चैट जीपीटी पर खर्च हुआ है। कमाई का तो खैर अब क्या कहने। माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बिंग में इनबिल्ट किया है, जिससे गूगल को थोड़ा सा कंपटीशन लगता है, क्योंकि गूगल ही एक सर्च इंजन है, लेकिन अब चैट जीपीटी को उसमें बिंग सर्च इंजन से किया है। हालांकि गूगल की हिस्सेदारी अभी 90% है, लेकिन कहते हैं कि आने वाले दौर में गूगल को इससे, चैट जीपीटी एआई से बड़ा खतरा है। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी क्या होता है और गूगल और इसमें क्या फ़र्क है, कि आपके हर सवाल का जवाब लिंक से नहीं डायरेक्ट दे देता है।
दुनिया भर में हर दिन 250 करोड़ से ज़्यादा सवाल चैट जीपीटी पर आते हैं, जिनके जवाब चैट जीपीटी देता है। 2.5 करोड़, बस सॉरी 250 करोड़, 250 करोड़, मतलब हर दिन पर डे पूरी दुनिया में 250 करोड़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैट जीपीटी से, और उन 250 सवालों के जवाब वो देता है। इनमें से सिर्फ 33 करोड़, इन 250 करोड़ में से 33 करोड़ क्वेश्चन जहां सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो अमेरिका है, जिसके कैलिफोर्निया की कोर्ट में ये मुकदमा गया। हालांकि लास्ट ईयर के मुकाबले जिस तेज़ी से बढ़ा, दिसंबर 2024, एक साल पहले की बात करें तो 100 करोड़ पर डे का था, जब 100 करोड़ क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब 250 करोड़ हो गया, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। एक एक्सियस कंपनी है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी सालाना 912.5 अरब सवालों के जवाब दे रहा है। 912.5 अरब। वहीं गूगल पर हर साल 5 ट्रिलियन सर्च इंजन, लगभग 1370 करोड़ सर्च करते हैं। इसके अलावा इसके बारे में एक और आंकड़ा है कि ये जो चैट जीपीटी है, सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन है, 20 से 30 साल के दरमियान जिनकी उम्र है, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी चैट जीपीटी के करीब 50 करोड़ वीकली एक्टिव यूजर्स हैं। 50 करोड़ एक्टिव यूजर्स वीकली जो है, बहुत बड़ी तादाद है ये भी। इसके अलावा चैट जीपीटी के आने वाले वक्त में कह रहे हैं एआई के टूल्स के साथ ये एक बहुत मतलब व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर हर तरफ फैला होगा। आज भी अब लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आसानी हो गई है, एप्लीकेशन लिखना है, हिंदी तो इंग्लिश करनी है, इंग्लिश से हिंदी करना है, इवन स्क्रिप्ट लिखना हो आप डाल दीजिए। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली के कनॉट प्लेस में आके आज एक डबल मर्डर हो गया और कातिल पकड़ा गया, कातिल का नाम ये है, मरने वालों के नाम ये है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्राइम सीन पर ये दिखा है, और मुझे इसको स्क्रिप्ट के रूप में दे दीजिए। चैट जीपीटी पूरी स्क्रिप्ट मुझे पेश कर देगा। तो अब यही सारी चीज़ें जब आती हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके साथ बुरी यह है कि यही चैट जीपीटी पहली बार एक कातिल के कटघरे में खड़ा होने जा रहा है, बल्कि खड़ा हो चुका है। लेकिन नज़र इस बात पे है, जो मैंने शुरू में कहा पूरी दुनिया की, कि अगर ये वाकई कातिल करार दिया गया तो इसको सज़ा क्या देंगे, किस रूप में देंगे, इंतज़ार रहेगा इसका। तो फिलहाल आज की कहानी में इतने ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। दीपेश गुप्ता, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपेश जी। और ये भेजा है विशेषा जी ने। विशेषा जी के हस्बैंड हैं दीपेश गुप्ता जी। साथ ही कल्पेश बारिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कल्पेश साहब। इसके अलावा निरंजन दास, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निरंजन जी। साथ ही रूपेश कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रूपेश साहब। और ये भाई हैं सृष्टि के। इसके अलावा मोहम्मद खालिद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खालिद साहब। और ये भेजा है रुबीना ने, रुबीना के हस्बैंड है खालिद। साथ ही दुर्गेश कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दुर्गेश जी। और ये भेजा है सविता कुमार ने। इसके अलावा आयुष, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष। आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, यही दुआ है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।